हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी सो क्लासेस। स्वागत है आपका क्लास 12th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1। आज हम बात करेंगे इतिहास का चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 ईंट मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। इस चैप्टर के नोट्स आप मेरे को गुरुजी क्लासेस पर प्ले स्टोर से भी जाके हमारी गुरुजी क्लासेस की ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस आप गुरुजी क्लासेस की वेबसाइट www.gurujiclasses.in पे भी जाके आप इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारा गुरुजी क्लासेस का चैनल क्लास 12 का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको और रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 ईंट मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता की इसमें हम बात करेंगे। इतिहास के बारे में यहाँ पर ईंट मनके तथा अस्थियां के अंदर ये चैप्टर बताता है हमारे को उस सभ्यता के बारे में जो आज से कई हज़ार साल पहले मौजूद थी। यानी कि अगर आपने मेरी वीडियो टाइमलाइन देखी है, हिस्ट्री टाइमलाइन, तो वहाँ पर जाके आपको पता लग जाएगा कि हम बीसी की बात कर रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं। ये वो सभ्यता है जब ईसा मसीहा का जन्म भी नहीं हुआ था। अब हम बात करेंगे ईंट मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता की। अभी फ़िलहाल मैं आपको नोट्स से पढ़ा रहा हूँ। ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे गुरुजी क्लासेस की ऐप पर भी और ऑनलाइन वेबसाइट पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपने अपना इंस्टाग्राम पेज विनय.गुरुजी क्लासेस का अभी फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाके इंस्टाग्राम ID पे हमारा विनय.गुरुजी क्लासेस का पेज भी फॉलो कर लें। चलिए शुरू करते हैं। ईंट मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता की पहले स्टार्टिंग करते हैं हम। संस्कृति तथा शाब्दिक अर्थ। पुरातात्विक संस्कृति तथा शाब्दिक अर्थ प्रयोगों का पुरातत्व के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। देखिए, पुरातत्व संस्कृति के बारे में यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर हम जितने भी हमारे को एविडेंस मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, हम संस्कृति का मतलब से क्या समझते हैं, उन सबूतों से हमें ये पता लगता है कि ये सारे पुरातत्व का मतलब होता है हिस्ट्री से रिलेटेड, कुछ इतिहास से रिलेटेड, कुछ ऐसे समूह, मतलब कुछ ऐसे ग्रुप मिलते हैं जो एक विशिष्ट शैली का, जो एक खास प्रकार की चीज़ को, मतलब खास प्रकार की प्रथा का, संस्कृति का उल्लेख करते हैं और समानता एक साथ एक विशेष काल, मतलब कि और सारे मिलकर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में बताते हैं। खंड तथा भौगोलिक क्षेत्र से संबंध में पाए जाते हैं। खंड का मतलब एक पार्ट और भौगोलिक क्षेत्र मतलब ज्योग्राफिकल कंडीशन में जो पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्राचीन भारत की सबसे पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। हमारे भारत देश के अंदर सबसे पहली सभ्यता जो पाई गई थी वो हड़प्पा सभ्यता ही थी। ये संस्कृति पहली बार हड़प्पा नाम के स्थान पर खोजी गई थी। इसको सबसे पहले कहाँ ढूंढा गया था? हड़प्पा नाम की जगह पर, इसलिए उसी के नाम पर इस संस्कृति का नाम रख दिया गया। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमेरी जिले की रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। आपको पता है हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के, जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब है, यानी कि जो पंजाब हमारा पाकिस्तान के पास चला गया है, जो बंटवारे में चला गया था, वहाँ पर एक ज़िला है मोंटगोमेरी। वहाँ पर जो रावी नदी बहती है उसके बाएं साइड पर तट पर स्थित है ये हड़प्पा सभ्यता। ये सभ्यता लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में इसका काल निर्धारण करा गया था। यानी कि इसका जो टाइम पीरियड निर्धारित करा गया था वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में करा गया था। अब आपको मैं एक बात और बता दूँ, इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच का काल कौन सा काल था, तो आप मेरे गुरुजी क्लासेस के चैनल पर जाकर हिस्ट्री टाइमलाइन की वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने प्रॉपर बता रखा है कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व जो है बिफोर क्राइस्ट के बारे में बात चल रही है। अब इस सभ्यता का विस्तार प्रारंभ में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के करीब निर्धारित किया गया था। देखो, जब सबसे पहले खुदाई शुरू हुई थी तो इतने क्षेत्र में पता लगा था। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती चली गई और खुदाई को हम करते चले गए, उस टाइम के जो भी पुरातत्व पर्यवेक्षण थे, वो मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो खोदते चले गए, तो उन्होंने देखा कि 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास संभावित क्षेत्र तक ये फैल गया। सिंधु सभ्यता के लिए सुझाया गया नाम, इस सभ्यता के लिए सबसे ज़्यादा सुझाया गया नाम क्या था? एक था सिंधु सरस्वती संस्कृति एवं सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता ही सबसे बढ़िया सोचकर रखा गया। सिंधु सभ्यता को महादेवन एवं विश्वनाथ द्वारा किए गए शोध के आधार पर, देखिए महादेव और विश्वनाथ दो एक्सपेरिमेंट किए गए थे। इसके द्वारा किए गए हमारे को 2467 यानी कि 2467 2467 हमारे को अभिलेख यानी कि डॉक्यूमेंट्स मिले थे, जिसमें हमें पता लगा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आगे जैसे जैसे हम ढूंढते चले गए उन डॉक्यूमेंट्स को, तो हमें पता लगा जिसकी संख्या बढ़ के 3000 के आसपास हो गई।
अब हम बात करेंगे हड़प्पा संस्कृति काल की सिंधु घाटी की सभ्यता। देखिए, अगर मैं आपको बता दूं, 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में हड़प्पा सभ्यता का काल रहा था। टाइम पीरियड हड़प्पा सभ्यता का कब रहा था? 2600 से 1900 के बीच में। हड़प्पा संस्कृति के भाग चरण, मतलब कि कौन कौन से पार्ट में हड़प्पा सभ्यता बटा हुआ था। सबसे पहला आता है आरंभिक हड़प्पा संस्कृति। आरंभिक का मतलब होता है स्टार्टिंग काल, सबसे शुरुआत का काल जो था आरंभिक हड़प्पा संस्कृति थी। दूसरा आता है विकसित हड़प्पा संस्कृति। विकसित हड़प्पा संस्कृति का मतलब था जो डेवलप हो चुका था नगर उस टाइम पर। पहले स्टार्टिंग था, देखिए एक बच्चा पहले पैदा होता है, फिर पहले बोलना सीखता है, चलना सीखता है, उसके बाद फिर वो यंगर एज में आता है। इट मीन्स विकसित का मतलब हड़प्पा अपनी यंगर एज में आ गया था। फिर आता है परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, मतलब कि अब वो यंगर से थोड़ा सा और ओल्ड एज की तरफ बढ़ चुका था, मतलब कि बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका था। फिर आता है बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से जस्ट पहले वाला टाइम हड़प्पा सभ्यता का क्या था। और इसके बाद है एडी, एना डोमिनी, यानी ईसा मसीह के जन्म के वर्ष, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के टाइम पर हड़प्पा सभ्यता कैसी थी। और बिफोर प्रेजेंट, यानी कि आज से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद हड़प्पा सभ्यता कैसी थी। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में कि इसके कि कौन व्यक्ति थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता को खोज निकाला। देखिए, इसके पीछे ना एक छोटी सी स्टोरी है, आइए देख लेते हैं हम स्टोरी को। यहाँ पर एक बात छोटी सी नोट लिखी हुई है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 और 22 में दयाराम साहनी, रखालदास बैनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। इनके नेतृत्व में का मतलब होता है कि ये लोग उस टाइम पर लीडरशिप में थे। ये तीन व्यक्तियों के देख रेख में हड़प्पा सभ्यता की खोज को जो उजागर करा गया था। फाइनली आगे पढ़ते हैं। 1856 यानी कि 1856 में जब कराची और लाहौर, यानी कि कराची और लाहौर दोनों आज के पाकिस्तान में हैं, इन दोनों के बीच में जब पहली बार भारत की रेलवे लाइन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1856 में ये बात चल रही है 1857 की क्रांति से पहले की, जब 1856 में अंग्रेजों का राज था, जब भारत एक कॉलोनियल था, यानी कि उपनिवेश काल था भारत का, किसका? ब्रिटिश इंडिया के साथ में। तो उस टाइम पर क्या था, जब कराची और लाहौर के बीच में अंग्रेज लोगों ने पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण कर रहे थे, तो उत्खनन का मतलब होता है खुदाई के दौरान अचानक हड़प्पा से पुरास्थल मिला। एकदम से एक ऐसी जगह मिली जो कि हड़प्पा नाम की जगह पर, अभी उस टाइम पर नाम पता नहीं था, एकदम मतलब खुदाई में कुछ खंडर वगैरह मिले। ये स्थान आधुनिक समय में पाकिस्तान में है, ये आजकल के टाइम में पाकिस्तान के अंदर है। उन कर्मचारियों ने इसे खंडर समझ लिया, यहाँ की हजारों ईंटों को उखाड़ कर ले गए वो यहाँ से, और ईंटों का इस्तेमाल उन्होंने क्या कर रहे थे, कोई कर्मचारियों की बात चल रही है कि जो वहाँ पर जो मजदूर लोग रेलवे लाइन बिछा रहे थे ना, उन्हें लगा कि ये कई तरीके का खंडर है, उन्होंने उसकी ईंटें निकाली और ईंटें निकाल कर ले गए और रेलवे लाइन बिछाने में उसको काम में ले गए। लेकिन वो ये नहीं जान सके कि ये कैसी सभ्यता है, कौन सी सभ्यता थी। उस समय जॉन व्रटन और विलियम व्रटन दोनों एक महत्वपूर्ण सभ्यता होने का संकेत दिया। देखो, दो व्यक्ति थे जहाँ पर उपनिवेश काल के थे ये दोनों, जॉन व्रटन और विलियम व्रटन, दोनों ने एक महत्वपूर्ण सभ्यता होने का एक संकेत दिया। उन्होंने ऐसा बोला कि हो सकता है यहाँ पर कोई बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता हो सकती है, ऐसा कल्चर हो सकता है, लेकिन फिर भी कोई उत्खनन नहीं गया। उस टाइम पर ऐसी कोई खुदाई करी नहीं गई, ना ही उसको कोई अंजाम दिया गया। फाइनली 1920 और 21 के बीच में माधव स्वरूप वत्स और एक व्यक्ति था जिसका नाम था माधव स्वरूप वत्स और एक था दयाराम साहनी के द्वारा पहली बार हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के काम को अंजाम दिया गया। और 1922 में, 1922 का वो साल था जब रखालदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान का खुदाई किया, जो आज का पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक क्षेत्र है सिंधु, वहाँ के अंदर एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट जिला जिसे बोला जाता है लरकाना, वहाँ पर सिंधु नदी के दाएं तट पर ये स्थित था। रखालदास बैनर्जी ने इस टीले के ऊपर स्थित, यानी कि इस टीले के ऊपर कुछ मतलब स्थित कुछ कुषाण युगीन, यानी कि कुषाण युगीन पुराने काल के कुछ बौद्ध स्तूपों का उत्खनन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वहाँ पर कुछ बौद्ध स्तूप थे, कुषाण युगीन, यानी कि हमने जो आगे के चैप्टर में बौद्ध स्तूप के बारे में पढ़ेंगे, कुछ बौद्ध स्तूपों की खुदाई कर रहे थे। उस टाइम पे खुदाई पे इन्होंने इस वाली मोहनजोदड़ो नामक स्थान के उत्खनन को अंजाम दिया। मोहनजोदड़ो क्या था? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ था एक मृतकों का टीला, यानी कि मरे हुए लोगों का टीला, यानी कि मुर्दों का टीला, प्रेतों का टीला, सिंध का बाग और सिंध का नक्सल स्थान भी जिसे बोला गया। इन दोनों को उत्खनन के बाद, यानी कि खुदाई के बाद सन 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण डॉक्टर जनरल सर जॉन मार्शल, देखिए भारत के पहले सर्वेक्षण थे। क्या थे? पुरातत्व सर्वेक्षण, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर थे। ये कौन थे? मतलब कि जितनी भी भारत देश के अंदर खुदाइयाँ होती थीं, उन सब खुदाइयों के पीछे ये डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल थे। यही सारे काम, यानी कि भारत की हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को कौन उजागर करता था, यानी कि भारत की ऐतिहासिक
पहचान को कौन उजागर करता था? ये थे सर जॉन मार्शल। इन्होंने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा करी। इन्होंने बोला कि भैया एक नई तरीके की सभ्यता यहाँ पर मिलने की आशंका है, मिल सकती है। सर जॉन मार्शल ने लंदन वीकली नाम की एक पत्रिका थी, देखिए लंदन के अंदर ना एक मैगजीन छपती थी जिसका नाम था लंदन वीकली। इस नाम की मैगजीन के अंदर उन्होंने इसे नाम दिया सिंधु सभ्यता नाम की, इसे नाम दिया। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए इसको बोला गया इंडस वैली। अब बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। देखिए हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के आसपास फैली हुई थी। यह इलाका उपजाऊ था। हड़प्पा वासी यहाँ पर खेती किया करते थे। क्या करा करते थे? हड़प्पा वासी यहाँ पर खेती किया करते थे। देखिए सिंधु घाटी ना इसलिए थी क्योंकि सिंधु नदी के पास थी। हड़प्पा वासी ये इलाका ना बहुत उपजाऊ हुआ करता। देखिए आज मैं आपको बता दूं कि कोई भी क्षेत्र यदि नदी के किनारे पर बसा होता है तो वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी रह जाता है वहाँ से सिंचाई करने का, बीज बोने का, सारी फैसिलिटीज़ बहुत ईजी रहती है। और हड़प्पा वासी यहाँ पर इसलिए खेती करा करते थे। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की लिपि, यानी कि राइटिंग सेक्शन कैसा था, लिखने में वो लोग कैसे थे। देखिए सिंधु लिपि को पढ़ने का सबसे पहला प्रयास, यानी सबसे पहले स्टार्टिंग किसने करी थी? 1925 में 1925 में वेंडल ने। ये एक नवीनतम प्रयास और तथा बाद में किसने एक नया प्रयास किसने करा था? नटवर झा ने, गणपत सिंह धानिया ने, राजा राम ने की थी। लेकिन अभी तक सिंधु लिपि को प्रमाणित रूप से पढ़ा नहीं जा सकता। मतलब कि इतना स्ट्रांगली कोई भी ना सिंधु लिपि को पढ़ नहीं सका है कि भैया इसके अंदर क्या लिखा है, क्या बातें हैं। एक्चुअली में सब अपने अंदाजे लगाकर बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है या ऐसा कुछ एग्जैक्ट में कह रहा है। अब आपको मैं एक बात और बता दूं कि ऐसे अंदाजे आप और हम जैसे व्यक्ति नहीं लगा सकते। ये वो लोग लगा सकते हैं जो इस चीज़ के अंदर महारत हासिल करी हो, जिन्होंने इस तरीके की लिपि को पढ़ने के अंदर महारत हासिल कर रखी हो, डॉक्टरेट हासिल कर रखी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिपि के सबसे ज़्यादा अक्षर मोहनजोदड़ो से दूसरे नंबर पर हड़प्पा से मिले। देखिए सबसे ज़्यादा लिपि का सबसे ज़्यादा अक्षर कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो की खुदाई से। और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अक्षर कहाँ से मिले? हड़प्पा की खुदाई पर। लिपि के सबसे बड़े अक्षर धोलावीरा से भी मिले हैं। लिपि के सबसे ज़्यादा अक्षर कहाँ से मिले? धोलावीरा जीरे से भी मिले हैं, जिन्हें नोटिस बोर्ड का प्रतीक माना जाता है। देखिए जो सबसे बड़े बड़े अक्षर हुआ करते थे ना राइटिंग सेक्शन में, बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, उनको क्या बोला जाता था कि भैया ये नोटिस बोर्ड हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है इनको किसी तरीके का साइन बोर्ड के रूप में यूज़ करा जाता हो। जैसे कि अगर आज हम रोड क्रॉस करते हैं, हमें देखा जाता है कि स्कूल अहेड या टर्न लेफ्ट ऐसे करके साइन बोर्ड्स बने होते हैं ना, इस तरीके के लोग वहाँ पर क्या करते थे कि हो सकता है कि ये बड़े बड़े अक्षरों को वो नोटिस बोर्ड के तरीके से यूज़ करते हो। सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक है। सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक मतलब कि एक तरीके से भावनाओं के चित्र के रूप में वो व्यक्त करती है अपने आप को, मतलब अपने एक्सप्रेशंस को शो करती है, अर्थात चित्रों के माध्यम से भावों को अभिव्यक्त करा गया है। देखिए अब जो भी लैंग्वेज मैं आपको बोलूँगा, मैं उसको ड्राइंग बना दूँ, ड्राइंग के माध्यम से समझ जाए कि लेखक क्या कहना, यानी कि चित्रकार क्या कहना चाह रहा है। तो सिंधु लिपि भी इसी तरीके की है, यानी कि चित्रों के माध्यम से उसको अभिव्यक्त किया गया है। सिंधु लिपि दोनों ओर से लिखी जाती थी। देखिए वो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, सीधे से उल्टे हाथ की तरफ और उल्टे से सीधे हाथ की तरफ, दोनों तरफ से लिखी जाती थी। इसलिए इसे बुस्ट्रोफेदेन भी कहा जाता था। क्या कहा जाता है? बुस्ट्रोफेदेन का नाम से भी इसे सिंधु लिपि को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के विभिन्न पक्षों को जानने की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है कि सैलखड़ी प्रस्तर एक पक्की मिट्टी से निर्मित विभिन्न प्रकार के आकार और प्रकार की मोहरें, जिन्हें आयताकार और वर्गाकार प्रमुख है। देखिए सिंधु सभ्यता के विभिन्न पक्षों को जानने के लिए, यानी कि सिंधु सभ्यता के, अगर हम सिंधु सभ्यता के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो इसे हमें विशेष प्रकार से हमें क्या जानना पड़ेगा कि सैलखड़ी प्रस्तर एक विशेष प्रकार का पक्की मिट्टी से निर्मित विभिन्न प्रकार की मोहरें हुआ करती थी। देखिए सैलखड़ी ना एक प्रकार का केमिकल हुआ करता था जिसके थ्रू ये मोहरें बनाई जाती थी। उस मिट्टी के थ्रू ये मोहरें, यानी कि मोहरें क्या होती है? स्टैम्प्स, जिन्हें आयताकार यानी कि स्क्वायर के रूप में और वर्गाकार यानी कि रेक्टेंगल के रूप में बनाया जाता था इन्हें। ठीक है जी। आयताकार पर केवल लेख लिखे होते थे कि जो आयतकार होते थे ना उन पर खाली राइटिंग्स लिखी होती थी, जबकि वर्गाकार लेख पर चित्र और राइटिंग्स दोनों मिलते थे। वर्गाकार क्या होते थे? देखिए वर्गाकार होते थे हमारे रेक्टेंगल, यानी कि थोड़े से वो लंबे प्लेट टाइप में होते थे, यानी कि ऊपर से थोड़े से चौड़े हुआ करते थे, तो उस पर चित्र और लेख दोनों मिलते थे। और आयताकार यानी कि स्क्वायर टाइप में क्या मिलते थे? हमारे को सिर्फ लेख मिलते थे। मेसोपोटामिया की 5 बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल बेलनाकार मोहरें होती थी। मोहरें मिली है, मोहनजोदड़ो से भी मिली हैं, तथा फारस की बनी होती थी। फारस एक तरीके के केमिकल होते हैं जिसकी बनी होती थी। संगमरमर की मोहरें लोथल से मिली, और बाकी संगमरमर की मोहरें कहाँ से मिली? हमें लोथल से मिली हैं। ठीक है।
अब सिंधु सभ्यता के निर्माता के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत उत्खनन में मुख्य प्रकार से 4 अस्थि पंजर मिले। देखिए सबसे ज़्यादा हमने जो खुदाई करी सिंधु सभ्यता के अंदर ना, उसमें 4 तरीके के मिले, प्रोटो एस्ट्रोलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलियन। देखिए अस्थि पंजर क्या है, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत उत्खनन में इन चीज़ों को अगर हमने खोदा तो हमें क्या मिला, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, ये हम आगे पढ़ेंगे, भूमध्य सागर में से अल्पाइन और मंगोलियन तरीके के हमारे को अस्थि पंजर यानी कि अवशेष मिले। इसके आधार पर यह संभावना स्वीकार की गई कि इसके निर्माण में मिश्रित प्रजातियों के लोगों का स्थान तथा वैसे तो इनका संस्थापक द्रविड़ों को माना गया है, जो बाद में दक्षिण भारत में पलायन करके। देखिए सिंधु सभ्यता को मानने के लिए मतलब कि यहाँ पर ये बात कह रहा है ऊपर कि प्रोटो एस्ट्रोलॉइड इस जगह पर, भूमध्य सागर, अल्पाइन और मंगोलियन, इन लोगों को माना गया कि सिंधु सभ्यता का मेन तरीके से अस्थि पंजर मतलब इनको बनाने के लिए इन लोगों को माना गया कि इन लोगों ने सिंधु सभ्यता को उजागर मतलब कि बनाया होगा, ये रहते होंगे, इसको डेवलप करने में, निर्माण करने में इन लोगों का साथ रहा होगा। इसके आधार पर यह कहना भी मिश्रित प्रजातियों के लोगों का स्थान है। वैसे तो इसका संस्थापक द्रविड़ों को माना गया। द्रविड़ क्या है, साउथ इंडिया के अंदर, भारत के साउथ इंडिया दक्षिण भारत के अंदर एक कम्युनिटी होती है जिन्हें द्रविड़ बोला जाता है कि ये लोग वहाँ रहते होंगे जो आजकल भारत के दक्षिण भारत में आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता की कुछ विशेषताओं के बारे में। देखिए कांस्य यानी कि कॉपर युगीन व्यवस्था थी यहाँ पर, यानी कि इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति का प्रतीक जिसे पुष्टि उत्खनन में प्राप्त हुई। मैं आपको दोबारा पढ़ के बता दूं, भारत इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति का प्रतीक जिसकी पुष्टि उत्खनन से प्राप्त हुई कई महत्वपूर्ण नगरों के अवशेषों से होती है। देखो भारत के इतिहास में प्रथम नागरिक क्रांति मतलब भारत के इतिहास में पहली बार नगरों की क्रांति का ये एक प्रतीक है, जिसकी पुष्टि यानी कि जिसका एक्सप्लेनेशन बाद में खुदाई के दौरान अवशेष जो मिले हमें उनसे पता लग गया। व्यापार और वाणिज्य की गतिविधियों में भी महत्व था। व्यापार मतलब ट्रेड और कॉमर्स, यानी कि जो भी लेन देन यानी कि जो भी व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, उसमें भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जीवन के प्रति शांतिवादी दृष्टिकोण था। देखिए आज तक हमें ये नहीं पता लगा सिंधु सभ्यता के लोग क्या कभी लड़ाई झगड़ा भी करा करते थे, नहीं, क्योंकि ये लोग शांतिवादी और शांतिवाद दृष्टिकोण के थे, मतलब कि इनका पीसफुल नज़रिया था। उत्खनन में यानी कि खुदाई के अंदर ना तो आज तक कोई हथियार मिला, ना ही कोई औजार मिला, ना ही कोई रक्षा के लिए हथियार मिले जैसे कि ढाल या कवच। जीवन के प्रति दृष्टिकोण, इसकी पुष्टि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर। देखिए जीवन के प्रति दृष्टिकोण मतलब कि जैसा जीवन के लिए लोगों को मतलब जीवन के प्रति समष्टिवादी समाजवादी दृष्टिकोण, मतलब कि लोगों ने एक तरीके का समाजवाद था, मतलब कि सब जो लोग मिलके जुल के रहने वाले लोग थे। इसकी पुष्टि यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन कैसे मिलता है कि देखिए एक तो वहाँ पर विशाल स्नानघर थे। विशाल स्नानघर का मतलब कि बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स बनाए जाते थे। इन स्विमिंग पूल्स में लेडीज़ का अलग होता था, जेंट्स का अलग होता था। ये यहाँ पर धौलावीरा एवं जूनीकरण से प्राप्त स्टेडियम, जूनीकरण में मोहनजोदड़ो से प्राप्त सभा भवन, ये इन जगहों पर हमें पता लगा कि ऐसे स्टेडियम हुआ करते थे और मोहनजोदड़ो में ऐसे सभा भवन भी होते थे, यानी मीटिंग रूम्स होते थे। सैंधव वासी लोग लोहे से परिचित नहीं थे। देखिए सैंधव वासी ने कि यहाँ के लोग जो थे लोहे से परिचित थे, इन्हें लोहा नहीं पता था। उल्लेखनीय लोहा एक प्राचीनतम साक्ष्य है, माना जाता है कि लोहा एक प्राचीन तरीके का एक मतलब हिस्टोरिकल हमारा एविडेंस है, सबूत है। उत्तर प्रदेश के केटा जिले से अंतरजी खेड़ा से मिला है। कहाँ से मिला लोहे का, देखिए प्राचीनतम साक्ष्य, सबसे पहला साक्ष्य लोहे का यानी कि प्राचीनतम सबसे पुराना कहाँ से सबूत मिला, उत्तर प्रदेश के एटा जिले से, जो अंतरजी खेड़ा से मिला है, जिसका समय कब का है 1050 यानी 1050 ईसा पूर्व के आसपास स्वीकार किया गया। सिंधुवासी लोग पीतल से भी परिचित नहीं थे। सिंधुवासी के लोग पीतल के बारे में भी, मेटल के बारे में भी नहीं जानते थे, वो सिर्फ इसके बारे में ही जानते थे। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इसका आगे का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 पर भी जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसको आगे 2 भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।